हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। मेरा नाम जय राजपूत है और आज का हमारा टॉपिक है लाइट्स एंड ऑप्टिक्स। ठीक है, इस चैप्टर में आपको सारे के सारे PYQs, ठीक है ना, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब जो मेन जिससे पूरा टॉपिक कवर हो जाए वो बताऊंगा और टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लाइट्स एंड ऑप्टिक्स। ठीक है, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू आई कैन बी कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाय। ठीक है, तो हमारी आंखों में जो लाइट आती है वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है। ठीक है, तो इसका पहले तो आंसर है प्यूपिल, लेकिन प्यूपिल से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी हेल्प से आप समझ पाओगे कि टॉपिक के अंदर की। सॉरी, एक सेकेंड, है ना। हाँ, अब ये ज़रा माउस सेट है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको ह्यूमन आई के बारे में। ठीक है, जो सबसे पहली बात ह्यूमन आई के बारे में कुछ फैक्ट्स, कि ह्यूमन आई का जो हमारा स्पेरिकल बॉल होती है जिसके जो डायमीटर है, यानी कि ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डायमीटर होता है हमारा डायमीटर, वो इसका 2.3 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स होता है। यानी हमारी आँख का जो डायमीटर है वो 2.3 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स होता है। उसके बाद हमारी आँखों के कुछ मेन पार्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, ठीक है ना। कॉर्निया हमारा सबसे फ्रंट पार्ट होता है जहाँ से लाइट अंदर आती है। ठीक है, ये एक ट्रांसपेरेंट उसका फ्लूइड का बना होता है, यानी कि यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, जिसके थ्रू लाइट हमारी उसकी आंखों के अंदर एंटर करती है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा आइरिस। ये रहा, ये हमने लावा आयरस, पहले एक फ़ोन आया करता था लावा आयरस, तो उसी से ये आयरस लिया गया। आयरस क्या करती है, जो लाइट पीछे की तरफ जो लाइट होती है उसको कंट्रोल करती है। ठीक है, और उसके अलावा जो भी हमारी आंखों को जो कलर दिखाई देते हैं वो भी हमें आयरस की वजह से ही दिखाई देते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा प्यूपिल, यानी कॉर्निया हमारा पहला हो गया, आयरिस हमारा सेकंड हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं प्यूपिल की। तो प्यूपिल क्या होता है, प्यूपिल हमारा बीच में ये होल होता है, यहाँ पे जो आपको पार्ट दिख रहा है वो होल होता है, जो कि ब्लैक इन कलर होता है। प्यूपिल का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। ठीक है, प्यूपिल हमारा ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, तो क्योंकि ज़्यादातर लाइट जो है ना यहाँ पे रिफ्लेक्ट ना करे, इसलिए। उसके बाद हम आता है हमारा आई लेंस, यहाँ पे हमारा लेंस लग रहा है, ये हमारा जो चौथा पार्ट है ये हमारा लेंस है। अब मैं बताता हूँ, लेंस की एक प्रोटीन का बना होता है। तो ये क्या करता है, लाइट की इंटेंसिटी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता रहता है। ठीक है, मैं आपको एक वीडियो में भी दिखा दूंगा कि किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, वीडियो में बीच में डाल दूंगा, तो आप लोग देख लेना किस तरीके से वो काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आई लेंस के बाद आता है सिलेरी मसल्स। यहाँ पे हमारी सिलेरी मसल्स है एरी। अब ये मसल क्या करती है, मसल इस लेंस को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करती है। होता क्या है, जब हम लोग बिल्कुल ओपन एरिया में जाते हैं तो तेज तेज लाइट आती है हमारी आंखों पे, मतलब खुले में जाएंगे सनराइज में, तो इतनी सारी लाइट एकदम से आएगी तो हमारी आंखों पे लोड पड़ता है, तो हमारा ये जो लेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ जाता है, ताकि जिससे क्या है, होल छोटा हो जाएगा, जिससे लाइट कम पास होगी। ठीक है, वहीं लेकिन अगर जब हमारा क्या कहते हैं लाइट तेज़ आती है, धूप वैसी होती है, मतलब बहुत कम होती है, यानी अंधेरी वाली जगह में जाते हैं, तो ये सिलियरी मसल एक्सट्रैक्ट हो जाती है, मतलब ऐसे बड़ी हो जाती है। यहाँ पे स्मॉल हो गई क्योंकि लाइट ज़्यादा थी, और कॉन्ट्रैक्ट कर गई तो बिग हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या है, लाइट हम लोग आराम से मतलब देख सकते हैं, मतलब अंधेरे में। मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे समुद्र में जो पायरेट्स होते हैं ना, हमारे पायरेट्स, वो क्या करते हैं, अपनी एक आंख पे तो पट्टा बांध लेते हैं और एक आंख नॉर्मल रखते हैं, है ना। उसका रीज़न क्या है कि जब वो अंधेरे में जाते हैं तो वो इस पट्टे को उठा के इधर रख लेते हैं और इस पट्टे की आंख से देखते हैं। होता क्या है, अंधेरे के टाइम में वो लोग आराम से सब कुछ देख पाते हैं, क्योंकि उनकी जो सिलेरी मसल है, हाँ हमारी आंखें अडेप्ट करती हैं, लाइट के हिसाब से अडेप्ट करते हैं, तो वो जो अडेप्टेशन है उस हिसाब से वो लोग उसको हैंडल करते थे। उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं, अब हमारा आता है रेटिना। रेटिना वो जगह है जहाँ पे हमारी आंखों में इमेज बनती है। ठीक है, एक स्क्रीन है जहाँ पे इमेज बनती है, और ये इन्वर्टेड इमेज यानी कि उल्टी बनती है। अगर कोई चीज़ मुझे बाहर ऐसी रखी है तो हमारी आंखों पे रेटिना पे ऐसी उल्टी बनेगी। ठीक है, अगर कोई इमेज ए बी है तो हमारी आंखों पे वो ए डैश बी जो है उल्टी बनेगी। ठीक है ना, और फिर दिमाग उसे प्रोसेस करके उसे सीधा करता है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू यूज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, टू प्रोड्यूस अननोन सोर्स इन द टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड सोर्स। मतलब कहने का मतलब ये कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ कराता है टू मेजर अ इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट प्रोड्यूस बाय द अननोन सोर्स। ठीक है, तो देखो सबसे सिंपल है, देखो डायनामोमीटर मोटर। सबसे पहले हम पीछे ऑप्शन स्टार्ट करते हैं। डायनामो मोटर एक बेसिकली वो मोटर होती है जो एसी को डीसी, डीसी को एसी, मतलब लाइट को बेसिकली कन्वर्ट करती है ना। जो हमारे क्या नाम है, वाट डैम्स होते हैं, डैम्स में एक डायनामो टाइप की मोटर लगी होती है, जिसपे क्या होता है, जिसके ब्लेड से पानी गिरता है और वो घूमती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं एम मीटर की। एम मीटर बेसिकली करंट को नापने की जो मीटर होता है उसको हम एम मीटर कहते हैं। इसके बारे में जब हम वो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। उसके बाद कैलिबर। कैलिबर एक बेसिकली मेजरमेंट डिवाइस है जिससे आप चीज़ों को मेजर करते हैं, तो वो हमारा मेजरमेंट डिवाइस है। तो हमारा फोटो, फोटो का मतलब होता है लाइट।
ठीक है ना। फोटो का मतलब होता है हमारा लाइट, तो फोटो को नापने वाला मीटर, तो फोटोमीटर हमारा इसका आंसर जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन है, इसमें ये बोल रहा है कि रजत को हाइपरमेट्रोपिया है, तो कैसा कौन सा लेंस का इस्तेमाल करें जिससे उसकी आंखों का करेक्शन हो सके। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया के बारे में कि हाइपरमेट्रोपिया होता क्या है। ठीक है, तो हमारा जो हाइपरमेट्रोपिया होता है इसे हम बोलते हैं फार साइटेडनेस। इस कंडीशन में क्या होता है, जो बंदा होता है वो दूर की चीज़ों को नहीं देख पाता। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, फार साइटेडनेस। ठीक है, इसको हाइपरमेट्रो का दूसरा नाम है फार साइटेडनेस। सही, ठीक है ना। मतलब वो लोग जिनको है ना दूर का आराम से क्लियर नहीं होता, मतलब जो दूर की चीज़ों को आराम से नहीं देख पाते, उन लोगों को हाइपरमेट्रोपिया होता है। तो बात आती है कि हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए हम लोग किस लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, मैं आपको इसको पूरा डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखाऊंगा हाइपरमेट्रोपिया का। इसी बेस में बनाते हैं, एक सेकेंड। मैं आपको इसका डायग्राम बना के बताता हूँ, फिर बताते हैं कि क्या चीज़ है। ठीक है, देखो, सबसे पहले हम बताते हैं, मैं आपको 3 इमेजेस से इस बात को क्लियर करूँगा। जैसे ये हमारी ह्यूमन की एक आँख है। ठीक है, आप अज्यूम कर लो ये एक आँख है। ठीक है, इसमें हमारी आँख के बीच में ये हमारा लेंस लगा हुआ है। ठीक है, जो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ हम आप यहाँ से हमारे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो उससे हमारी आंखों में क्या आ रही है, लाइट आ रही है। ठीक है, अब जो वो लाइट आ रही है लेंस से पास हो रही है, तो वो जो इमेज बना रही है ना, वो हमारी आँख के पीछे बना रही है। इमेज बननी चाहिए थी यहाँ पे, लेकिन वो बन रही है यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें चीज़ें ब्लर दिखने लगती हैं। तो और लेकिन जो करेक्ट करेक्ट होता है हमारा कि हाँ हमारी आंखें बिल्कुल बिल्कुल सही है, तो इमेज यहाँ बनेगी। तो हम इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए हम आगे लगाते हैं एक लेंस। ठीक है, तो आपको बेसिकली उस लेंस का नाम बताना है, जिसका नाम है हमारा कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस हमारा डाइवर्जिंग मिरर है जो लाइट को डाइवर्स कर देता है। जब आप कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस लगाते हैं तो लाइट क्या आएगी, बिखरेगी। बिखरने के बाद लेंस से पास होती हुई जाएगी, और उसके बाद जाके इस पॉइंट पे जाके इकट्ठी हो जाएगी। तो इस स्थिति को कहते हैं हमारा कॉनकेव, मतलब इस स्थिति को कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस हमारा क्या है, कन्वर्जिंग मिरर है। अब जिन लोगों को मायोपिया की प्रॉब्लम है, मायोपिया की प्रॉब्लम में क्या होता है, लेंस क्या करता है, इमेज को पहले ही बना देगा। इस पॉइंट में हमारी इमेज बन जाती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ रखा हुआ है, लाइट हमारी आंखों में ऐसे घुस रही है, तो इमेज पहली बन जाएगी, रेटिना पे बनेगी नहीं। और जब ये रेटिना पे इमेज बनेगी ही नहीं, तो हमें कुछ क्लियर दिखाई नहीं देगा, तो सब धुंधला धुंधला दिखता है। तो इस चीज़ को हम करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, बीच में लगा देते हैं एक कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट को डाइवर्स करेगा, फैलाएगा। जैसी लाइट डाइवर्स होगी, मतलब यहाँ पे फैलने लगेगी, तो वो क्या होगी, लाइट यहाँ जाके सारी लाइट यहाँ पे जाके इकट्ठी हो जाएगी, तो रेटिना पे इमेज बनने लगेगी। तो इसी चीज़ को करेक्ट करने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। और बायफोकल लेंस वो लोग लगाते हैं जिनको हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया दोनों एक साथ हो, जिसे बोलते हैं प्रेस बायोपिया। तो जिन लोगों को प्रेस बायोपिया होता है, वो लोग बायफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, लाइट रेज एंटर द आई थ्रू द आउटर ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर इन फ्रंट। तो जिसके बारे में मैं आपको पहले इसका आंसर बता चुका था। इसका आंसर है हमारा कॉर्निया। कॉर्निया की वजह से हमारा उसके मतलब आंखों में लाइट जाती है। आयरिस हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, लेंस में बता चुका था। और ऑप्टिक नर्व्स वो नर्व्स होती हैं, हाँ ये नहीं बताया था। ऑप्टिक नर्व बेसिकली वो नर्व्स होती हैं जो हमारे दिमाग मतलब आंखों से दिमाग में सिग्नल भेज मतलब ब्रेन तक सिग्नल भेजती है। जैसे ब्रेन है तो यहाँ तक ये सिग्नल कौन भेजेगी, ऑप्टिक नर्व बोली भेजेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, द टाइप ऑफ लेंस कॉमनली यूज फॉर करेक्टिंग अ प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायो के लिए मैं आपको पहले बता चुका था, बायफोकल लेंस, सिंपल। अगला टिंडल इफेक्ट। अब देखो ये गजब का इफेक्ट है टिंडल इफेक्ट। जब जो लाइट होती है वो कोलाइड करती है, स्कैटर करती है पार्टिकल से, तो हम उसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, जैसे ये रूम है, यहाँ पे हमारे लाइट सोर्स लगा हुआ है, ठीक है ना। तो लाइट क्या आएगी, आएगी, टकराएगी टकराएगी टकराएगी, ऐसे टकराते 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 वो पूरे रूम में फैल जाएगी। तो इस तरीके से हमारा पूरा कमरा उजाला हो जाता है। तो इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, तो इस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। अभी स्कैटरिंग मल्टीपल प्लेसेस पे होती है। अगर आप इसको डिटेक्ट करना हो तो ऐसे डिटेक्ट कर सकते हो, जब सुबह ही सुबह हमारे घर में सनलाइट आती है, तो जब भी वो किसी एक पिन पॉइंट से अंदर होके अंदर जाती है, तो हमें उसकी रे दिखने लगती है। तो उसके आसपास जो डस्ट पार्टिकल वो हमें दिखते हैं। तो बेसिकली रूम के अंदर जो प्रॉपर लाइट फैलती है वो डस्ट पार्टिकल की वजह से, जो हमारे कमरे में डस्ट पार्टिकल होते हैं वो पूरे कमरे को उजाला करते हैं। अगर वो नहीं हो तो हमारे कमरे में लाइट मतलब आएगी, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाई देगी। इसका एक और एग्जांपल है, समझ लो, यहाँ पे एक कार है,
ये उसकी हेडलाइट है और हम इधर से आ रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ कोई पर्सन है वो इधर से आ रहा है। तो अगर ये लाइट उसकी डायरेक्ट आंखों में पड़ेगी तो उसे लाइट के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा, इस इलाके कुछ भी दिखाई, क्यों? क्योंकि लाइट एक बीम के फॉर्म में आ रही है और बीम सीधे उसकी आंखों में लग रही है, तो यहाँ स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो रहा है। स्कैटरिंग लाइट का मैं एक पुराना एग्जांपल बताता हूँ जो सबसे फेमस रहा है। पहले के टाइम पे जो राजा महाराजा थे वो डायमंड को इस तरीके से लगाते थे अपने महलों में कि एक सिंगल रे ऑफ लाइट उसके अंदर टकराती थी, जिसको हम बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डायमंड के अंदर होता था। तो डायमंड में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता था जिसकी वजह से पूरा का पूरा महल जगमगाने लगता था, ठीक है। तो उससे एक सिंगल रे कैसे भी उसके अंदर पहुंच जाए। और वो लोग इतने अच्छे आर्किटेक्ट थे कि मतलब सारे डायमंडों की जो पोजीशनिंग इस तरीके से सेट करते थे कि जो लाइट है उसके अंदर रिफ्लेक्ट करेगी, और जितनी लाइट रिफ्लेक्ट करेगी उतना ज़्यादा उजाला करेगी। तो इस इफेक्ट को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्काई ब्लू क्यों दिखता है। तो देखो ब्लू कलर की जो, देखो हम वेवलेंथ के बारे में जानेंगे थोड़ा बहुत कि जो वेवलेंथ होती है हमारे 7 कलर होते हैं उसमें रेनबो में, ठीक है, रेनबो में जो 7 कलर होते हैं उसको हम शॉर्टकट है विबग्योर, ठीक है। विबग्योर से आप लोग याद रख सकते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। तो इसमें जो ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है, जो ब्लू कलर की हमारी जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर वेवलेंथ वाला है। तो शॉर्टर वेवलेंथ में जो स्काई है सबसे ज़्यादा फाइन पार्टिकल इसी को स्कैटर करते हैं, इसी वजह से हमारा जो स्काई है वो ब्लू चमकने लगता है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से है? हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हमारा वो ब्लू दिखता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फिल्मोलॉजी। फिल्मोलॉजी किसकी स्टडी होती है? ऑब्वियसली बात है, हम लाइट वाले चैप्टर को पढ़े, तो लाइट की स्टडी को हम फिल्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। फिल्म से मैच करता हुआ दिख रहा है तो फिल्म लाइट के लिए। एटमॉस्फेयर हो नहीं सकता, वोल्केनिक इरप्शन हो नहीं सकता, नेचुरल गैसेस नहीं हो सकता, ये तो इररिलेवेंट से ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट विल बी द साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा जाएगा बी, इन लार्ज। अब मैं बताता हूँ इसके बारे में कुछ बेसिक्स, ज़्यादा नहीं, शॉर्ट में जान लो। देखो ये कई बार पूछेगा, मतलब मैं बेसिक्स इसकी एनाटॉमी खोल रहा हूँ। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सेस है, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सेस जिसपे हमारी चीज़ें जिसमें हम लोग किसी भी रे डायग्राम को बनाते हैं। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है मिरर की, तो मिरर को याद, हमारे स्पेरिकल मिरर को हम याद करते हैं। देखो स्पेरिकल मिरर जो स्पेयर की फॉर्म में होता है उसे हम बीच में से काटते हैं, तो एक चीज़ ऐसा निकलता है कि, तो अगर मैं इसके बाहर दाढ़ी बना दूँ तो ये बन गया हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है, जो केव बना ले, गुफा जैसा बना ले, जो केव जैसा बनाए उसे हम कॉनकेव मिरर कहते हैं, ठीक है। और जो मुंह खुलासा रखे, मतलब इस तरीके से, ठीक है ना, तो इसे कहते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे हमने बात करी कॉनकेव मिरर की। देखो चाहे मिरर ले लो, लेंस ले लो, उनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है। जैसे मैंने लिया कॉनकेव मिरर, मैंने यहाँ कॉनकेव मिरर बनाया, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर में जो एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट होता है जिसपे ये प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, इसको तो हम बोलते हैं पोल, ठीक है। यहाँ पे हमारा फोकस होता है और यहाँ हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। तो अब इसने बोला है कि पोल और फोकस के बीच में हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो कैसा देखेगा। देखो रेस का कुछ रे डायग्राम का एक लॉ होता है कि पैरेलल से आएगी, ठीक है ना, मिरर से टकराएगी और फोकस से होती हुई जाएगी। दूसरी पैरेलल आएगी, डायरेक्ट फोकस से टकराएगी यहाँ से और फिर यूँ जाएगी। तो ये इमेज हमारी बड़ी और उल्टी बनेगी। तो इस तरीके से रे डायग्राम में टोटल 6 केसेस होते हैं एक एक लेंस में, एक कॉनकेव लेंस के केस में, कॉनकेव सॉरी मिरर के केस में 6 केसेस होते हैं और कॉन्वेक्स मिरर के केस में 2 केसेस होते हैं। सिमिलरली लेंस के केस में 6 केसेस तो होते हैं हमारे कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है, और 2 केस होते हैं हमारे कॉनकेव लेंस में, कॉनकेव लेंस में। तो वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप बेसिकली जान लो, एक रफ आइडिया ले सकते हो अगर आपके पास टाइम है बनाने के लिए। मतलब बेसिकली ये रेलवे वगैरह के बच्चे वो लोग ध्यान रखते हैं कि किस तरीके का डायग्राम बनेगा। तो मैंने आपको एक छोटा सा जिस्ट दे दिया है कि किस हिसाब से ये चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। मतलब केस कितने बनेंगे, एक केस यहाँ हो गया, दूसरा केस पोल पर फोकस पर रख दी, तीसरा केस सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, चौथा केस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दी, पाँचवा केस सेंटर ऑफ कर्वेचर है थोड़ा पीछे रख दी, और छठा केस इन्फिनिटी से आ रही है। अब लाइन इन्फिनिटी से आएगी तो कैसे बनेगी, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है अगला, ट्विंकलिंग ऑफ लाइट इज मेनली ड्यू टू द विच फिनोमेना, कि जो लाइट है वो ट्विंकल किस वजह से करता है। तो ये करता है रिफ्रैक्शन की वजह से। रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसे करता है जैसे यहाँ हमारा तारा है, मतलब सन बेसिकली स्टार यहाँ पे है, ठीक है, पर वो हमें दिखाई यहाँ देगा, ठीक है ना, वी सी हेयर, और एक्चुअल में स्टार है यहाँ पे और एक्चुअल में स्टार है यहाँ पे। तो होता क्या है, अब ये ऐसा होता क्या है, रिफ्रैक्शन की वजह से तार हमें ट्विंकलिंग करते हुए क्यों दिखते हैं कि एटमॉस्फेयर में 5-6 लेयर्स हैं। मैं आपको ज्योग्राफी में बताऊंगा कि 4-5 तरीके के हमारे लेयर होते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ऐसे करके लेयर्स होती हैं। तो जब लाइट आती है तो टकराती है, ठीक है, टकराती है तो वो बेंड करती है, फिर टकराएगी, फिर बेंड करेगी, फिर टकराएगी, फिर बेंड करेगी, फिर बेंड करेगी। तो और उसके बाद बीच में हवाएं होती हैं, अलग अलग हवाएं, जैसे गर्म हवा होती हैं। जब आप कभी शादी में जाएँ, क्या नाम है उसकी भट्टी होती है ना, नान की,
तो स्नान की भट्टी पे जब हीट निकल रही होती है तो बीच में हवा हमें हिलती सी दिखाई देती है। तो वो सिमिलर फिनोमेना स्पेस में कई किलोमीटर्स के बीच में होता है, मल्टीपल लेयर्स के बीच में। तो जब हम उस तारे को देखते हैं तो हमें कभी तो उसकी लाइट दिखती है और कभी नहीं दिखती है। तो जो टिंगलिंग पन है उसका वो इसी वजह से आता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू सबमरीन टू व्यू ऑब्जेक्ट। अब देखो ये तो बहुत अच्छा है, मस्त क्वेश्चन है, पेरिस्कोप के ऊपर है। ठीक है, पेरिस्कोप मैं बताता हूँ उसका फिगर कैसे होता है। पेरिस्कोप कुछ इस तरीके से होता है, आप देख सकते हो, कार्टून वगैरह में देखा होगा। देखो ये होता है हमारा सबमरीन के अंदर। जैसे मुझे यहाँ पे कुछ मान लो, लेट से यहाँ एक आइलैंड है, ठीक है, तो मुझे वो देखना है। तो होगा क्या, यहाँ पे एक शीशा लगाया जाएगा और एक शीशा यहाँ लगा जाएगा। ठीक है, शीशा का यहाँ पे जो एंगल होगा 45 डिग्री का होगा, 45 यहाँ से ये 45 डिग्री बनाएगा और यहाँ से भी 45 डिग्री बनाएगा। तो होगा कि यहाँ से लाइट आएगी, यानी कि इमेज आएगी, यहाँ से टकराएगी, फिर यहाँ से टकराएगी और फिर यहाँ यहाँ पे जो हमारा ऑब्जर्वर होगा, ठीक है ना, उसकी आँख में ये लाइट जाएगी। तो इस पूरे डिवाइस को हम बोलते हैं पेरिस्कोप। पूछ सकता है कि पेरिस्कोप में जो अंदर मिरर लगे होते हैं वो किस एंगल पे लगे होते हैं। तो ज़्यादातर केस में वो 45 डिग्री पे लगे होते हैं, क्योंकि इसके अलावा अगर हम एंगल चेंज करेंगे तो इमेज हो सकता है लाइट ढंग से ट्रैवल ना कर पाए। मिरर यूज बाय डेंटिस्ट, ठीक है, डेंटिस्ट के द्वारा इस्तेमाल किया गया मिरर उसको क्या बोलते हैं। तो सबको पता है हमारा जो है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर ही क्यों यूज़ करते हैं, कि कॉनकेव मिरर जो होता है उसमें हमें इनलार्ज इमेज दिखती है। मैंने बोला था इनलार्ज, इनलार्ज मतलब बड़ी इमेज, ठीक है ना, हमें बड़ी इमेज दिखती है, इसलिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब मिरर से याद आया तो मैं प्लेन मिरर के बारे में एक बात बताता हूँ। ठीक है, जो प्ले और ये हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर है, ये कार्स में या बाइक में, ट्रक वगैरह में लगाया जाता है, जिससे क्या हमें ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू मिले, मतलब ज़्यादा चीज़ें दिख जाए, इसलिए हमें कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। प्लेन मिरर के बारे में खास बात, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसकी मिरर से दूरी है 2 मीटर, तो उसकी इमेज से भी जो दूरी होगी, ये है हमारी इमेज 2 मीटर। तो अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछने में दो तरीके से फंसाएगा। ऑब्जेक्ट की इमेज से दूरी कितनी है, अगर वो बोल रहा है ऑब्जेक्ट से इमेज की दूरी कितनी है तो हम बोलेंगे 4 मीटर। वो बोलेगा ऑब्जेक्ट की मिरर से कितनी दूरी है तो हम बोलेंगे 2 मीटर। और वो बोलेगा मिरर की इमेज से कितनी दूरी है तो हम बोलेंगे 2 मीटर। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है, कभी कभार लोग कन्फ्यूजन है। और ये बिल्कुल वैसी है, अगर मैं इसको 1 मीटर पीछे कर दूंगा तो यहाँ से भी इमेज 1 मीटर पीछे चली जाएगी। तो ये प्लेन मिरर के केस में एक केस है। उसके अलावा प्लेन मिरर में हम वैसे ही दिखते हैं जैसे हम रियल में होते हैं। अगर मेरी एक्चुअल हाइट 5 फुट 8 इंच है, तो मिरर में भी 5 फुट 8 इंच का मिरर ही चाहिए मुझे देखने के लिए, तभी मैं अपने आप को देख पाऊंगा ढंग से। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 13। अब ये बोल रहा है कि इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज। अब ये हमारे पता है वर्चुअल इरेक्ट होती है। वर्चुअल इरेक्ट कैसी, मतलब जैसा मैं हूँ वैसा मैं मिरर में दिखाई दूंगा, लेकिन जो मेरे हाथ हैं ये लेफ्ट और ये मेरा राइट, तो वहाँ जाके उल्टा हो जाएगा, वहाँ का राइट और यहाँ का लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बदल जाते हैं, इसे ये होता है हमारा प्लेन मिरर के केस में। अगला 14, द पार्ट ऑफ आई विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्सेशन ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट इन अ न्यूरल सिग्नल इज। ठीक है, न्यूरल सिग्नल के लिए काम कौन करता है, न्यूरल, न्यूरल समझ लो। अब बहुत सौ को लगेगा ऑप्टिकल नर्व्स, पर ऐसा नहीं है। इस केस में हमारा आंसर है रेटिना। मतलब सीबीओ अच्छे क्वेश्चन पूछता है, हमें पता है। देखो रेटिना रिस्पॉन्सिबल होता है इमेज को न्यूरल सिग्नल बनाने, क्योंकि रेटिना पे ही तो इमेज बन रही है। मैंने बताया था ना कि जो हमारी आँख है, यहाँ पे जो पीछे की तरफ वाला इलाका होता है वो हमारा रेटिना होता है। अब यहाँ से कोई इमेज रखी है, वो हमारी आंखों में जब जाएगी यहाँ से लेंस से टकरा वकरा के, तो वहाँ उल्टी इमेज बनेगी। तो यही तो सिग्नल भेजेगा। ऑप्टिक ये जो नर्व है ये तो हमेशा सिग्नल भेज रही है। अगर मैं आँख बंद कर लूँगा तो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ब्रेन को क्या पता चल रहा है, लेकिन जब इस पे पता चल रहा है तभी तो दिखेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ फिनोमेना ड्राइव बाय द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, इन द माउंटेन। तो इसको हम कहते हैं एल्पेन ग्लो, एल्पेन ग्लो, ठीक है ना, जो भी है एल्पेन ग्लो। ये फिनोमेना ज़्यादातर जो है ना टॉप और रोजी ऑरेंज ह्यूज होना, ह्यू जब भी कभी फ़ोन में एडिटिंग करोगे तो उसमें ह्यूज होता है। ह्यू में क्या होता है, ऐसे एक बार बना होगा उसमें मल्टीपल कलर होंगे, तो मतलब अलग अलग कलर वाला जो फिनोमेना है वो एल्पेन ग्लो कहते हैं, जो हमें माउंटेन्स में सनराइज और सनसेट के दौरान दिखता है। मैंने बहुत सारी मूवीज़ में देखा है, आप भी देख सकते हो। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ लाइट एमिटेड बाय सन। ठीक है, मतलब व्हाट इज़ द कलर ऑफ लाइट है, अब एमिट कौन सा करता है, ऑब्वियसली बात है वाइट लाइट, क्योंकि वाइट कलर जो है 7 रंगों से मिलकर बना होता है, 7 कलर से, जिसको हम बोलते हैं विबग्योर। अगर आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंट करना हो तो कुछ मत करना, एक डिस्क लेना, उस डिस्क पे इसके सातों कलर लगा देना है ऐसे करके। ठीक है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब इस डिस्क को ऐसे घुमाना स्पीड में, इसमें स्पीड में डिस्क को रोटेट करना। तो जब ये रोटेट करोगे ना 33, तो ये हमें वाइट कलर की नज़र आएगी। ठीक है ना, ये डिस्क जो है हमें वाइट कलर की नज़र आएगी। तो वहाँ से हमें पता चला कि जो जो वाइट कलर है बेसिकली 7 कलरों का मिक्सचर है,
और सन भी हमें वाइट लाइट ही भेजता है। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं, व्हाट द टोटल नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाय द टू मिरर इंक्लाइंड एट 120 डिग्री ईच अदर। देखो ज्योमेट्री कैसा क्वेश्चन लगेगा, ये दो मिरर है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री है। ठीक है, वैसे अगर प्लेन, अगर दो मिरर, मिरर वन मिरर टू आमने सामने रखे होते हैं तो इनके बीच में बनती है इनफाइनाइट इमेज। ठीक है, इनफाइनाइट इमेज। अगर दो मिरर ऐसे 90 डिग्री पे रखे जाते हैं तो दो इमेज बनेगी, इमेज वन और इमेज टू। लेकिन उसने बोला 120 डिग्री में, तो अब हम कैसे पता करते फिरेंगे, तो उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। ठीक है ना, आप उस फॉर्मूला को याद कर लो तो आपका काम हो जाएगा। तो जैसे एन इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा, ठीक है, थीटा माइनस वन। तो अब इसने बोला कितनी इमेज बनेंगी, तो 360 को मैं 120 से डिवाइड कर दूंगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, माइनस वन। ठीक है, तो हमारी टोटल दो इमेज बनेगी। ठीक है, हमारी टोटल दो इमेज ही बनेगी। नेक्स्ट अगर हम अगला बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लोजेस्ट टू दैट क्राउन ग्लास। क्राउन ग्लास के साथ सबसे बात तो ये है कैनेडा ब्लासम। देखो सफाया, डायमंड और रूबी, ठीक है ना, ये एक टाइप के डायमंड ही है, ये कलरफुल होता है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मतलब ज़्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मैं अभी बताऊंगा। सफायर भी एक तरीके का मतलब पत्थर है, ठीक है, ये भी कलर किसी कलर का होता है, ये अलग अलग कलर्स के होते हैं। ठीक है, और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 पॉइंट समथिंग समथिंग होता है। तो कैनेडा ब्लैसम, ठीक है, अब ये जो कैनेडा ब्लैसम है, अभी तो ये फैक्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा। इस क्राउन ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से लिखते हैं, उसका 1.55 है। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटेड। ठीक है, अगर आपसे कोई बोले किसी इंसान को गायब करना है तो क्या करोगे, कुछ मत करो, कैसी वो इंसान अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 कर ले। ठीक है, 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का होता है। ठीक है ना, एयर का होता है, जो हमारे आसपास जो दिख रहा है वो सब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। यानी जैसे मैं ये हूँ और फ़ोन मेरा यहाँ है, तो मेरे बीच में और फ़ोन के बीच में जो कुछ भी नहीं है वो सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। लेकिन मेरे फ़ोन का रिफ्रैक्ट इंडेक्स इन्फिनिटी है, जिसकी वजह से मेरी लाइट उसके पास आर पार नहीं हो पा रही है। तो, तो मेरा, मैं अपने आप फ़ोन को देख पा रहा हूँ, और तो बीच वाले पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। ठीक है, तो ये कमाल की बात है। 19 द फिनोमेना ऑफ डेविएशन ऑफ लाइट फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ। ठीक है, फ्रॉम द पाथ बाय द वन मीडियम टर्मिनल। सबको पता है रिफ्रैक्शन, जब लाइट आ रही है, ठीक है, जैसे एक पाथ है, यानी वो लगा हुआ लेंस, इससे टकराएगी और वो मुड़ जाएगी, तो इसका एक्चुअल पाथ ये था और इसका एक्चुअल पाथ ये होना चाहिए था, लेकिन वो जो डेविएट कर गई, इसी को चीज़ को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द फिनोमेना डील विद द स्कैटरिंग ऑफ लाइट मॉलिक्यूल्स व्हेन दे आर एग्जिस्टेड टू द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। ठीक है, इस चीज़ के बारे में सबसे पहले हमें बताया था रमन इफेक्ट। ठीक है, रमन इफेक्ट। ठीक है, जो सीवी रमन जी हमारे हैं इंडिया के, उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था रमन इफेक्ट, कि उन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स को डिस्कवर करा था। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी कलर डज सनलाइट कंसिस्ट। ऑब्वियस सी बात है 7। ठीक है ना, मैंने बताया था वाइट लाइट जो होती है वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डैश इज 2.42। देखो 2.42 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारी डायमंड की, मैंने बोला था ना। ठीक है, डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42, ये क्राउन ग्लास की अभी हमने पढ़ा था 1.55, वाटर की ऑल 1 के अप्रॉक्स होती है, और एयर की तो एग्जैक्ट 1 होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला, अपार्ट फ्रॉम द रेड ग्रीन वेवलेंथ ऑफ सनलाइट विच इज विच अदर वेवलेंथ ऑफ सनलाइट एब्जॉर्ब बाय वाटर मॉलिक्यूल इन द ओशन। ठीक है, देखो रेड और ग्रीन के अलावा जो हमारा येलो कलर है, ठीक है ना, येलो कलर, वो वाटर के द्वारा एब्जॉर्ब लिया जाता है। तो रेड येलो ग्रीन जो वेवलेंथ होती है सनलाइट की, वो मॉलिक्यूल वाटर की वो एब्जॉर्ब हो जाती है ओशन के द्वारा। तो जब सनलाइट हिट करती है ओशन पे तो रिफ्लेक्ट बैक करती है डायरेक्टली, तो वो पेनिट्रेट करती जाती है ओशन की सरफेस को, मतलब यहाँ से इस तरीके से, मतलब इधर से पेनिट्रेट करती हुई चली जाती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज इन द व्हीकल एज अ हेडलाइट। अब हेडलाइट में हम लोग कौन से मिरर का इस्तेमाल करते हैं, बहुत पुराना फेमस क्वेश्चन है, ऑब्वियस सी बात है कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर क्यों, कि कॉनकेव मिरर जो होता है, जो हेडलाइट के अंदर लगा होता है, ठीक है, वो फोकस करने का काम करता है, और वो लाइट को, मतलब देखो ऐसे होगा, मतलब तिरछे तिरछे बॉक्सेस बने होंगे, यहाँ पे बीच में बल्ब लगा होगा, तो ये लाइट को क्या है दूर तक फैलाने का काम करता है, इसलिए हम कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिरर शोज अ लेटरल इन्वर्जन ऑफ लाइट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लेटरल इन्वर्जन कौन करता है, तो ये हमारा सब प्लेन मिरर करता है। मैं इसके बारे में बता चुका था प्लेन मिरर के बारे में, कि प्लेन मिरर ऐसा होता है लेटरल इन्वर्टेड, मतलब अगर मेरा ये राइट है और ये मेरा लेफ्ट है, तो मिरर में मुझे कैसे दिखेगा, ये मुझे लेफ्ट दिखेगा, ये मुझे राइट दिखेगा, तो यही लेटरल इन्वर्जन है। ठीक है, नेक्स्ट 26, अब ये बोल रहा है हमारा कि पीपल हु हैव बाईफोकल लेंसेज। अब किनको, जिनको प्रेस बायोपिया है, ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, जिनको दोनों प्रॉब्लम होती हैं, बना पास का दिखे ना दूर का।
द कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ब्लू ड्यू टू द विच फिनोमेना। तो हमें बताना है किस फिनोमेना की वजह से आसमान का कलर नीला दिखता है। तो इसका होता है हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एन इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन कॉल्ड अ डैश इमेज वेयर इज इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज कॉल्ड डैश। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा कम टफ बनाने की कोशिश करेगी है। इसका आंसर है हमारा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड वर्चुअल, सॉरी। क्योंकि मैंने बताया था कि जो हमारी प्लेन मिरर पे जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है, किस तरीके से बनती है मैं बता चुका हूँ। और इमेज फॉर्म होती है स्क्रीन पे वो रियल होती है, मतलब जैसे हम हैं वैसे उसमें दिख रहे हैं मिरर में, लेकिन वो घूम कैसे गए, वो इन्वर्ट कैसे कर गए, क्योंकि मैंने बताया था उसको लेफ्ट का राइट राइट का, ये मतलब बेसिकली ऑब्जर्व करी गई है। फिजिक्स में मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है वो ऑब्जर्व करी गई हैं, ठीक है ना, तो उसके बेसिस पे हमने कुछ लॉ डिकोड करा है। और लास्ट हमारा विच व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी। तो एलईडी की फुल फॉर्म होती है हमारी लाइट एमिटिंग डायोड, देख लो कहाँ पे, लाइट एमिटिंग डायोड। हाँ, तो हमारा आंसर हो गया बी। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी मायोपिया की। तो मायोपिया मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मायोपिया क्या होता है हमारा। अब जब हाइपरमेट्रोपिया हमारा फार साइटेडनेस था, तो ऑब्वियसली बात है मायोपिया हमारा क्या होगा, नियर साइटेडनेस, मतलब जिसमें हमें पास का ढंग से नहीं दिखता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का सेशन कंप्लीट। ठीक है, आज के सेशन में हम लोगों ने करा है, आज के सेशन में मैंने पूरा लाइट और ऑप्टिक्स बता दिए। ठीक है, इसमें एक दो क्वेश्चन मैं आपको ऐसे एडिशनली बताता हूँ, एक दो बातें एडिशनली। देखो, एक हमारी आंखों का एक परसिस्टेंस ऑफ विजन होता है। परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब ये होता है कि जैसे आपने क्या करा, आप बैठे हो, आपने सन की लाइट की तरफ देख रहे हो, ठीक है, तो सन की तरफ देखा 2-3 सेकंड, उसके बाद अपनी आंख सन से हटाई, तो होगा क्या, दो तीन एक कुछ एक आध सेकंड के लिए हमारी आंखों के आगे वो जो सन का जो इफेक्ट है वो बना रहता है, उसे हम परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं। ठीक है, तो ये 1/16 के आसपास कुछ इसकी वैल्यू रहती है। इस तरीके के क्वेश्चन मतलब मे भी पूछ ले, तो मैं तो मतलब अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ऐसे पूछा होगा नहीं, इतने पुराने मैंने चेक नहीं करे, लेकिन पूछ सकता है, इसे हमारा परसिस्टेंस ऑफ विजन कहता है। ठीक है, इसके अलावा आप एक बार क्वेश्चन पूछा था कि जितनी मूवीज़ हैं वो 24 फ्रेम पर सेकंड पे क्यों चलाई जाती हैं, 24 FPS पे क्यों चलाई जाती हैं। FPS वर्ड कई बार सुना होगा, फ्रेम पर सेकंड। ठीक है, फ्रेम पर सेकंड में आपको बता दूं होता क्या है, जैसे एक फ़ोटो है, ठीक है ना, अब उस फोटो को मैंने 1 सेकंड के अंदर 30 फोटो खींच लिए, ठीक है, मेरे मूवमेंट के, तो वो जो 30 फोटो है बेसिकली वो 30 फ्रेम पर सेकंड है। मूवी कुछ होता थोड़े ना है, स्पीड में जो फोटो रन कर रहे होते हैं, स्पीड में जो फोटो का मूवमेंट होता है उसी को हम वीडियो कह देते हैं। वीडियो कुछ है थोड़े ना, वीडियो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक फोटो का कलेक्शन है, जो 1 सेकंड के अंदर हम बस कुछ फोटोज को रखते हैं। 1 सेकंड के अंदर मैंने 24 फोटो रखे हैं जिसमें मेरा कुछ एक्शन हो रहा है, तो मेरी जो वीडियो बन गई वो 24 फ्रेम पर सेकंड की होंगी। तो ये कैसा रिटेंशन है जो हमारी आंखें देख पाती है, मतलब परसिस्ट कर पाती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, थैंक यू।